पीछे तो सारा रास्ता ठीक था, ये एक पैच खराब आया है, यहाँ से थोड़ा सा तंगी होगी गाड़ियों को। और अगर आप भी प्लान कर रहे थे फ्लड के बाद नीलम वैली जाने का, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आजकल इसकी रोड कंडीशन कैसी है, अपनी कार पे इजीली आप कहां तक जा सकते हैं, नीलम वैली में होटल रेंट क्या चल रहा है, अपनी गाड़ी का कितना सा पेट्रोल लग जाता है, इसके अलावा अरंकेल जाना वर्थ इट है या नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए। फैसलाबाद से हम लोगों ने अपना ट्रैवल इस वक्त काफी लेट शुरू किया था, जिसका हमें फायदा हुआ कि सिटी में कहीं भी रश नहीं मिला। और इस ट्रिप पे मेरे पापा के अलावा पापा के दोस्त ने भी ज्वाइन किया था, तो हमने उनको भी पिकअप करना था उनके घर से। अगर आपने इंजन वाली वीडियो देखी है तो आपको हाई साहब का पता होगा, और ये ट्रिप पापा और हाई साहब का था, और मैं जबरदस्ती इनके साथ इस दफा ट्रिप पे आ गया हूँ। हाजी साहब भी मेन सिटी से थोड़ा सा साइड पर रहते हैं और हम भी मेन सिटी से थोड़ा सा साइड पर रहते हैं, जिस वजह से हमें दोबारा से मेन सिटी से होते हुए मोटरवे आते तक काफी टाइम लग गया था। लेकिन पापा ने मोटरवे अच्छी स्पीड मेंटेन की, जिस वजह से हमारा पीछे जो टाइम वेस्ट हुआ था वो सारा हमने कवर अप कर लिया था। तो रात के सफर के आती है, लेकिन हाजी साहब ये क्या सारा दिन वर्कशॉप में थे तो उनको नींद आ गई है, तो वो इसलिए पीछे चले गए हैं। इस्लामाबाद से नीलम वैली का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 220 किलोमीटर है, जिसे कंप्लीट करने में आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। इस्लामाबाद पहुंच के आपने अपनी गाड़ी का रुक करना श्रीनगर हाईवे पे, और फिर इसी रोड पे आपने रहना। ये रास्ता आपको सीधा 12 को बाईपास से होते हुए मरी एक्सप्रेस पे ले जाता है, और मरी एक्सप्रेस वे पे आपने इसी रोड पे अपनी ड्राइव कंटिन्यू करनी है। तो यही सीधा रास्ता जो है आपको कोहाला ब्रिज वाली साइड पे ले जाता है। कोहाला ब्रिज क्रॉस करते ही कश्मीर शुरू हो जाता है, लेकिन मुजफ्फराबाद अभी भी यहाँ से 35 किलोमीटर आगे है। रोड कंडीशन इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक की ठीक है, सिर्फ मैंने पीछे रोड के बारे में ज्यादा बात नहीं की है। बीच में आपको एक आधा छोटा मोटा खराब पैच मिलेगा, लेकिन इतने इशू वाली बात नहीं है। उड़ गया सब बाल से निकल रहे, बाल खराब हुए थे, नींद तो खराब है, ऐसा मारते रहे सारे रास्ते। पानी पीना एक में वो आता नहीं जहाँ पे वो खाना नाश्ता करते थे, इससे आता था पुल से पहले, पुल से आता है उसके साथ आता है। ऐसा नींद पूरी होगी। हाँ जबरदस्त खड़े मार दे रहे। मुजफ्फराबाद तक ना सफर काफी आसान है, लेकिन जो असल सफर है ना वो आपको शुरू मुजफ्फराबाद से होता है, क्योंकि अभी मेन मुजफ्फराबाद से नीलम वैली तक 100 किलोमीटर ट्रैवल डिस्टेंस बचा हुआ था हमारा। और इस रोड पे आपको रश भी मिलता है, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, सुबह सुबह का टाइम तो हमें कहीं भी रश नहीं मिला। बाकी रोड कंडीशन मुजफ्फराबाद से नीलम वैली तक भी ठीक है, लेकिन बीच पे आपको इस तरह के मल्टीपल खराब पैचेस मिलते हैं, लेकिन इतना इशू नहीं बनता कार पे। बाकी ये धानी वाटरफॉल है जो नीलम वैली शुरू होने से पहले आती है, जिसका पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है सर्दी की वजह से। बाकी जैसे धानी वाटरफॉल से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर ये चेक पोस्ट आती है। यहाँ पे आपके गाड़ी में जितने भी एडल्ट हैं सबके ओरिजिनल की एंट्री होती है। उसके बाद आपको ये स्टिकर मिल जाता है जो आपने अपनी गाड़ी के सामने स्क्रीन पे लगा देना होता है। और फिर जैसे इस चेक पोस्ट से एंट्री करा के निकलते हैं तो थोड़ा सा सफर करने के बाद नीलम झीलम डैम आता है, और यहाँ से फिर आप मुड़ जाते हैं नीलम वैली के लिए। शुरू का तो 2.5 किलोमीटर रास्ता काफी खराब है, मतलब इस पे पैचेस बने हुए टूटे, तो यहाँ पे अपने गाड़ी की थोड़ी सी एहतियात करनी है। नीलम वैली शुरू होता है, जो पहला टूरिस्ट पॉइंट आता है ना वो ये LOC पॉइंट है, और ये बड़ा, जब मेरे पीछे आपको सारी जगह नजर आ रही है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और ये जो दरिया है ये हमारी साइड पे हम इसे नीलम रिवर कहते हैं, वो लोग इसे किशनगंगा रिवर कहते हैं। और यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, उस पर व्हाइट लाइन से ही बनी है, मतलब लाइन का एक्स्ट्रा वाला जो है वो सारा हमारा है, और लाइन का उसका जो है सारा मकबूजा कश्मीर है। और यहाँ पे इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है, और वो आज हवा नहीं चली इसलिए नजर नहीं आ रहा। तो ये पॉइंट माइंड में रखिएगा। यहाँ पे होटल्स वगैरह बने हुए हैं, खाना पीना भी आपको यहाँ पे ना मिल जाता है। दो 2005-6 तक ना ये ब्रिज क्रॉस भी आप कर सकते थे, और जो लोग थे ना वो वहाँ के लोग यहाँ आते थे, यहाँ के लोग वहाँ जाते थे। लेकिन फिर 2005 के बाद ये ब्रिज बंद कर दिया। और अभी जो ये बिल्डिंग बनी हुई है फ्लैग के साथ, ये इमिग्रेशन ऑफिस होता था यहाँ पे। लेकिन अभी 2005 के बाद से फिर क्रॉसिंग बंद हो गई, तो यहाँ के कई सारे लोग हैं, उनके रिश्तेदार अभी वहाँ पे। लेकिन ये कि अब व्हाट्सएप वगैरह पे इस तरह उनसे रब्ता ये लोग कई दफा कर लेते हैं। इतना सा नाश्ता कर लिया, अब सारा दिन भी कुछ ना मिला ना गुजारा हो जाएगा। क्यों भाई साहब? हाजी साहब नाल में नहीं, कसर तो कसर नहीं लग रहे थे। LOC पॉइंट के बाद रोड कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन ये रास्ता बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, तो यहाँ पे ड्राइव करते हुए आपने काफी एहतियात करनी है, क्योंकि मोड़ों पे सामने से आती चीज नजर नहीं आती है। उसके अलावा LOC पॉइंट के बाद कोई भी दूसरे नेटवर्क नहीं चलती है, तो एस्कॉम का नेटवर्क चलता है, तो आपको एस्कॉम की सिम की जरूरत पड़ेगी। पैकेजेस सस्ते हैं तो सिम भी आपको यहाँ से मिल जाती है, तो ये भी अपने माइंड में रखिएगा। मेन किरण जैसे शुरू होता है ना, तो मेन रोड से रास्ता ना एक नीचे उतर रहा होता है,
और रोड थोड़ी सी रफ है, लेकिन वो रास्ता आपको जिस पॉइंट तक लेके आता है, इतना सफर नहीं है, मेरे 500 मीटर होगा, लेकिन वो रास्ता आपको जिस पॉइंट पे लेके आता है ना, वो आपको ही मेरे पीछे नजर आ रहा होगा। और जो मेरे पीछे सारा आपको नजर आ रहा है, ये सारा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और ये केरन मशहूर है इसीलिए कि यहाँ पे ना सबसे ज्यादा आप नजदीक होते हैं एलओसी पॉइंट के। अब जो मेरे पीछे दरिया है, यही सारा यहाँ पे एलओसी पॉइंट है। अक्सर केरन आने वाले टूरिस्ट ना ये पॉइंट मिस कर देते हैं। इसकी निशानी है कि जब मेन केरन शुरू होगा ना, तो आपको 2 बड़े फ्लैग नजर आ जाएंगे आपके राइट हैंड पे। ये पॉइंट ये है कि किसी से आप पूछ भी लेगा कि वो पॉइंट कौन सा है जहाँ पे दरिया और एलओसी एक साथ है, तो वो आप लोगों के इस पॉइंट पे भेजेंगे। और अगर आप आते हैं तो ये पॉइंट लाजमी विजिट करेगा, देखने वाली जगह है ये, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल आपको मतलब कि अब कैमरे तो उस तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल आपको सामने नजर आ रही होती है उनकी पॉपुलेशन, और वो लोग वहां से आवाजें भी लगा रहे होते हैं, इशारे भी कर रहे होते हैं आपको। यहाँ से वापसी जाते हुए आपको गाड़ी थोड़ी सी भगा के ऊपर चढ़ानी पड़ती है। मेरे रास्ता खराब है तो यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी है। बाकी नाइट स्टे का ऑप्शन आपसे यहाँ केरन में भी है, और यहाँ पे बहुत सारे नाइट स्टे के ऑप्शन है, मतलब बजट फ्रेंडली तो है ही, महंगे वाले भी हैं। और अगर आप ऑफ सीजन आजकल आते हो तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करेगा जो आपका पहला स्टे है ना, वो यहाँ केरन में कर ले। यहाँ पे आपको फैसिलिटीज ज्यादा मिल जाएंगी और नेटवर्क भी अभी यहाँ पे चल जाता है। लेकिन ये कि मेरे पास टाइम बहुत पड़ा है, तो मैं अब आगे जाने लगा हूँ। रोड कंडीशन ये है कि केरन के बाद ठीक है, कहीं भी आपको खराब रोड नहीं मिलती, बीच में छोटा मोटा पैच आ जाए तो आ जाए, वरना दवारियां तक ही रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है। दवारियां जो पॉइंट है ये मशहूर है रत्ती गली के लिए, लेकिन रत्ती गली का क्या सीन है वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि नॉर्मली रत्ती गली इन दिनों में बंद हो जाती है, लेकिन इस दफा सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। केरन के बाद नाइट स्टे का ऑप्शन आपके पास है शारदा में होता है, लेकिन ये कि केरन जितने यहाँ पे ऑप्शन नहीं होते, लेकिन होटल यहाँ भी बने हुए हैं। बाकी नेटवर्क यहाँ भी एस्कॉम का चलता है, और सर्दी यहाँ पे केरन से डबल होती है, तो उसकी तैयारी करके आनी है। बाकी चलते हैं आगे केल की तरफ। शारदा से केल का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 19 किलोमीटर है, लेकिन ये 19 किलोमीटर कंप्लीट करने में टाइम आपको 1.5 घंटे से ज्यादा का लग जाता है। क्योंकि जब शारदा से निकलते तो पहले 9 किलोमीटर रास्ता ठीक है, एसफाल्ट रोड बना हुआ, तो आपको इतना इशू नहीं बनता। लेकिन केल से एग्जैक्टली 10 किलोमीटर पहले ये वाटर क्रॉसिंग आती है। सीजन में यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज पानी होता था, कार्स को यहाँ पे काफी तंगी होती थी। लेकिन अब ये कि इसका पानी जो है वो ना होने के बराबर है, तो कार बड़ी इजिली यहाँ से गुजर जाती है। हम पहली दफा अपनी कार पे आए हैं, वरना नॉर्मली यहाँ से पहले मैं जितनी दफा भी आया हूँ तो 4x4 पे आया हूँ। ये कि कार आप आहिस्ता आहिस्ता लेके जा सकते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल पैचेस ऐसे ऐसे जहाँ पे गाड़ी ठीक ठाक नीचे लगती है। और उसमें कुछ कुछ जगह ऐसी भी आती है कि जहाँ पे आपको कार में से लोगों को उतारना पड़ता है कि नीचे ना लगे, स्पेशली अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत लो है। पापा को एक अंदाजा है, तो पापा को पता था कि कार किस तरह से मैनूवरिंग करनी है यहाँ पर, किस तरह बचानी है कि नीचे ना लगे, क्योंकि जाते हुए इतना शुरू बनता है, लेकिन वापसी पे कुछ कुछ जगह आती है जहाँ पे ना गाड़ी ज्यादा तंगी होती है वहां से वापसी आते हुए। बस ये कि बारिश में थोड़ा सा रास्ता स्लिपरी हो जाता है, तो बारिश में थोड़ा सा एहतियात ज्यादा करेगा। कमरे का केल में हमने कर लिया, लेकिन रूम कितने का मिला है और टोटल पेट्रोल कितना लगा है वो मैं आपको रंगकेल से आके बताता हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा है हमारे पास। रंगकेल की बात करने से पहले वेदर की बात करें तो वेदर नीलम वैली का काफी चेंज हो गया। केल में ठीक ठाक सर्दी होती है, तो आपने गर्म कपड़ों की तैयारी ठीक ठाक करके आनी है। बाकी ये मेन केल का बाजार है, इसमें आपको रंगकेल का बोर्ड लगा नजर आ रहा होगा। यहाँ से रास्ता नीचे उतर रहा होता है रंगकेल के लिए। जैसे आप यहाँ से गाड़ी नीचे उतारते तो आपको लोग आवाज मारते हैं कि यहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर ले, लेकिन आपने इनकी बात नहीं सुनी। यहाँ से ऊपर गाड़ी ले जानी है आखिरी पार्किंग तक, अगर नीचे खड़ी कर दे तो काफी चल के ऊपर आखिरी पार्किंग तक जाना पड़ता है। बाकी ये यहाँ की आखिरी पार्किंग है, गाड़ी आपकी यहाँ पे सेफली पार्क हो जाती है। अगर आपने ओवरनाइट स्टे करानी हो गाड़ी को तो उसके चार्जेस डिफरेंट है, और अगर आपने सेम डे में रंगकेल से वापसी आ जाना तो उसके चार्जेस जो है वो डिफरेंट है। और गाड़ी पार्क करने के बाद आपका यहाँ से पैदल ट्रेवल शुरू हो जाता है रंगकेल के लिए। यहाँ से आगे जाने के लिए जितने भी लोग हैं सबको अपनी एंट्रीज करवानी पड़ती है। मतलब कि आपसे जितने बच्चे और जितने अडल्ट्स हैं, अडल्ट्स के यहाँ पे CNS जमा हो जाते हैं और बच्चों का लिख लिया जाता है कि इतने बच्चे हैं आपके साथ। उसके बाद आपको ये टोकन मिल जाता है, और ये टोकन फिर आप देते हैं चेयर लिफ्ट वालों को। 280 रुपये चेयर लिफ्ट कॉस्ट है एक बंदे की, मतलब कि 8 बंदे बैठते हैं और 280 रुपये लेते हैं एक बंदे के। बाकी जैसे हम स्टैंप लगवा रहे थे तो पता लगा कि 5 बजे जो डोली है वो बंद हो जाती है, और हमें तकरीबन 3:30 यहाँ डोली के पास ही हो गए थे। तो पहले सोचा क्या करे, जाए या सुबह चले जाए, फिर सोचा अल्लाह मालिक का रिस्क लेते हैं। हाँ जी
ये डोली आपको केल के पहाड़ से अरंकेल वाले पहाड़ पे ले जाती है, लेकिन ऊपर अरंकेल जो टॉप है या जो मेन अरंकेल है उसके तक आपको भी हाइकिंग करके जाना पड़ेगा। और ये ट्रैकिंग इतनी मुश्किल नहीं है। अगर तो आप पापा और हाजी साहब की तरह फिजिकली फिट है तो फिर तो आपको मैक्सिमम 40 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आप मेरे जैसे सेहतमंद है तो फिर आपको 1 घंटा लग जाएगा। और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट थे ऊपर जाके वापस आने के लिए, क्योंकि 5 बजे जो डोली है वो बंद हो जाती है। मेरी मर्जी थी कि हम लोग घोड़ों पे बैठ जाए, लेकिन हाजी साहब को घोड़ों से डर लगता है। 10-15 मिनट मुसलसल हाइकिंग करने के बाद मेरी तो बस हो गई थी। मैं हाइकिंग कर सकता था लेकिन सांस लेते लेते, लेकिन जो ये प्रेशर था कि भाई पहले 1 घंटे में पहुंचना है और फिर वापस भी आना है, तो मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो पापा ने हाजी साहब को बोला कि हाजी साहब इस तरह कि मैं पहले 3-4 दफा जा चुका हूँ, तो आप और अली चले जाए। और हाजी साहब ने बोला कि मैं पैदल पहुंच जाता हूँ, तुम घोड़े पे जाओ। तो फिर मेरा सफर शुरू हो गया यहाँ से घोड़े पे, जो कि थोड़ा सा रिस्की था, क्योंकि जो घोड़े वाला ट्रैक है ये बिल्कुल कच्चा है। घोड़े का फायदा ये हो जाता है कि आपको नीचे से ऊपर तक जाते में सिर्फ 18 मिनट लगते हैं। बाकी जैसे मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने फील किया कि ये घोड़ा बहुत दूर मुझे ले आया मेन पॉइंट से। तो मैंने घोड़े वाले को पूछा कि मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, तो फिर घोड़े वाले ने मुझे कुछ ये कहा, वहाँ तक जाना है 300 और दे दें आगे आपको। कहाँ तक? आगे दूसरे ट्रैक तक। नीचे जब पापा से बात कर रहे थे तो 1000 रुपये में हमारी इससे बात हुई थी। ऊपर आके इसने मेरे साथ कुछ ऐसे किया, इसने मुझे काफी पीछे उतार दिया। अब वो मेन पॉइंट जो है ये सामने है, तो वहां तक तकरीबन मुझे आधा किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है वो चढ़ाई वाले से ये फिर भी कुछ बेहतर है। बाकी ये मेन अरंकेल है जो अब नजर ही नहीं आता। सारा जो इसका व्यू था वो इन होटल्स ने कवर कर लिया। व्यू तो होटल्स ने कवर किया ही किया है, लेकिन जो इसकी खूबसूरती थी वो भी यहाँ पड़े कचरे ने सारी खराब कर दी है। लेकिन परेशानी की बात नहीं, अभी कुछ दिन में स्नो पड़ जाएगी तो फिर ये सारा कूड़ा जो है दब जाएगा, तो किसी को भी नजर नहीं आएगा। और ट्री कटने की अभी भी आवाज आ रही है, वो जो चेन सॉ होती है, मतलब मैकेनिक वो जो मशीन वाली चेन सॉ होती है उसकी आवाज आ रही है कहीं दूर। बस और क्या बोलो ये क्या आपको मैंने बता दिया, अगर आप अरंकेल आना हो तो सोच समझ के आएगा कि इतनी खेचल करके आया है ना, तो वो चीज यहाँ पे नहीं है, वो चीज नहीं रही है। और अभी मैं इसका गम कर ही रहा था तो मुझे पीछे से आवाज आई हाजी साहब की। अली भाई, भाई साहब बड़ी हिम्मत की है। घोड़े वाला भी ऐसा इतना खतरनाक नहीं था। अच्छा हाँ, और सब ठीक। वो एक साथ ही बोलिए बात कि वो सुनो जो पीछे उतार जाए तो मुझे पैदल आना पड़ा, आधा किलोमीटर चल के पैदल आना पड़ा। कहता आगे जाना तो 300 रुपया दो, मगर 300 तो नहीं दे रहा अब, तो बस पहुंच गए है ऐसा वो वाली बात नहीं रही है ऊपर। हाँ मैं तो मायूस हुआ ही हुआ हूँ, भाई साहब मुझसे ज्यादा हुए या यही लेट गए जी साहब। अच्छा कमरों का मैंने पता किया, यहाँ पे वो 10-12 हज़ार वाली बात नहीं है, 2500-3000 रुपये आजकल ले रहे हैं। और टूटियों में ठंडा पानी आ रहा है, मॉर्निंग में गर्म पानी बाल्टी में देते हैं मुंह हाथ धोने के लिए, नलकों में गर्म पानी नहीं आता। और 15-20 दिन तक मजीद कह रहे बर्फ पड़ जाएगी, उसके बाद कुछ होटल्स बंद हो जाएंगे, लेकिन जो खुले होंगे उसमें फिर टूटियों में पानी आपको नहीं मिलता, मुंह हाथ धोने के लिए बाल्टियों में पानी मिलता है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखेगा अगर हो रहा मिड नवंबर या एंड नवंबर में आते हैं तो। मैं जब भी नीला वैली की वीडियो डालता था तो मुझे एक ही कमेंट आता था, अरंकेल नहीं गए तो नीला वैली जाने का क्या फायदा। और मैं शायद इसीलिए अरंकेल नहीं आता था क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा था कि अब इसकी क्या हालत हुई है। लेकिन फाइनली अब मैंने भी देख के तो यहाँ से अपना सफर वापसी शुरू कर दिया मायूसी के साथ। और वापसी का सफर भी इतना आसान नहीं है, मतलब ऊपर आते हुए आपको सांस चढ़ता है, लेकिन नीचे जाते हुए आपको सांस तो नहीं चढ़ता, लेकिन आपकी जो लेग्स है इसका ठीक ठाक जोर लगता है। तो अगर आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग हुए तो ये फिर ये देख लेगा कि वापसी पे ना काफी जोर लगता है नीचे उतरते हुए, क्योंकि स्टीप उतराई है। लेकिन अच्छा बात यह है कि पक्का रास्ता है तो वो पैर स्लिप नहीं होता, वरना जब ये कच्चा होता था तो मैं हमेशा वापसी पे यहाँ पे गिरा करता था, स्लिप हो गया क्योंकि पहले काफी स्लिपरी हो जाता था ट्रैक। और अगर अभी आप स्नो में आते हैं तो फिर यहाँ पे ब्लैक आइस टाइप होता है, कोरा जमा हुआ होता है, उस पर बहुत ज्यादा स्लिपरी होती है, तो वो रिस्की सा हो जाता है। तो ये देख लेगा स्नो पे अगर आना हो। अच्छा कि यार नहीं गए जी, दिल टूट सीन था। अच्छा मैं अभी मायूस ही खड़ा था, पीछे से भाई साहब की आवाज है, मुझे हौसला हो गया। घोड़े वाले ने भी काफी पीछे उतार दिया था साइड पे। यहाँ मुझे पापा ने बताया कि ऊपर ड्रोन उड़ाना अलाउ ही नहीं है, तो अच्छा हुआ कि ड्रोन मैं नीचे भूल गया था, वरना अगर यहाँ पे मुझे उड़ाते हुए पकड़ लेता कोई तो फिर ड्रोन भी जब्त हो जाना था और मुझे भी बिठा लिया जाना था। बाकी हम लोग तकरीबन 4:50 पे पहुंच गए थे डोली वाले पॉइंट पे। और डोली ना देख के मैं तो एक दफा के लिए परेशान हो गया था कि यहाँ से दूसरे पहाड़ पे पैदल ना जाना पड़े। लेकिन एक किस्मत अच्छी थी, थोड़ी देर में डोली आ गई, लेकिन हमारी डोली के पास रश लग गया था, तो मुझे ये डर था कि कहीं हमारी बारी ना आए। लेकिन नहीं, इसमें 8 बंदे बैठ जाते हैं तो हमारी बारी भी आ गई
और सेफली हम वापस केल पहुंच गए। बाकी जब आप सीएनए से जमा करा देते हो तो आपको टोकन मिलता है और वापसी फिर आपने टोकन यहाँ पे जमा कराना होता है और आपको आपके सीएनए से वापसी मिल जाती है। ये गाड़ी ऊपर जाते हुए यहाँ पे थोड़ी तंगी हो गई, जैसे अभी ये ट्रक खड़ा हो गया था तो फिर इधर से ट्रैफिक आ गई तो वो गाड़ी बिल्कुल वहाँ जाके से खड़ी हो गई थी। अब वो मैनुअल गाड़ी है, वो तो था कि हाँ क्लच करके जोर लगा के ले जाते, लेकिन ये है कि नहीं वो सही नहीं रहता ज़्यादा जोर, ये अच्छा खासा जोर लगता है ऊपर जाते हुए गाड़ी का। तो अगर गाड़ी यहाँ से नीचे उतारते तो वापसी जाते हुए थोड़ा सा एहतियात करनी है आपने ऊपर। सब सर्दी अंदर घुसने वाली है और पानी भी ऐसा जालिबा हाथ जबा कोई चार्ज भी लगाया हुआ था। आगे आगे ऐसा आगे अभी भाई साहब खाना सही था, बेहतरीन है तसल्ली हो गई। हाँ जैसे पहले जब हम आते थे ना तो केल में कोई इतने अच्छे खाने के ना होटल नहीं होते थे। तो फिर ये रंग केल में ना सब ये पर्वत होटल एक दफ़ा मिल गया, सर्दियों में ही आए थे, उसके बाद खाना यहीं खाते थे। अब ये कि अच्छे होटल बन गए हैं, लेकिन हमारा ये कि मतलब कि कम पैसों में अच्छा खाना मिल जाए और क्या चाहिए। बाकी फैसलाबाद से यहाँ केल तक तकरीबन 612 किलोमीटर सफ़र किया है और इसमें जो पेट्रोल का खर्चा आया है वो 10,500 रुपये आया है और जो मीटर एवरेज शो कर रहा है वो तो 17 पॉइंट समथिंग की है। एक्चुअल कितनी बनती है वो आप लोग कैलकुलेट करके बताएगा। रूम की बात करें तो ये हमें यहाँ पे 3500 रुपये में रूम मिल गया। जैसे ही केल शुरू होता है तो ये आपके लेफ्ट हैंड पे आपको होटल लाइटें वाइटें नजर आ जाएंगी और जो गर्म पानी है वो इसने कहा कि आपको सुबह 7 से 10 मिल जाएगा। बाकी मेन चीजें मैंने आपको सारी बता दी। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आपने कमेंट में पूछ लेनी है। ताओ बट का भी ऑप्शन है आपके पास, अगर अपनी गाड़ी पे जाना चाहे तो पता नहीं रास्ते की कंडीशन कैसी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाने से पहले ये वाली वीडियो एक दफा लाजमी देख लेगा।